Hello guys, how are you all? This is Ravinder Olyan, physics teacher. Today I'll make you understand about the second chapter of 9th class physics, that is force and laws of motion. तो guys बात करते हैं फोर्स क्या चीज है। तो देखिए फोर्स कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं आपको दिखा सकता हूं या आपको टेस्ट करा सकता हूं। तो फिर फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी ताकत या एक ऐसा बल जिससे किसी वस्तु की स्थिति, आकृति या गति में परिवर्तन लाया जा सकता है या लाने की कोशिश की जा सकती है। एग्जाम्पल, कोई भी बेंच, टेबल या कोई चीज यहां रखी है, मैं उसको खींच के या धकेल के उसको साइड कर सकता हूं, उसको आगे डिस्प्लेस कर सकता हूं। लेकिन अगर वही सेम तरीके से मैं फोर्स अगर किसी दीवार पे लगाऊं या किसी और बड़ी चीज पे लगाऊं तो वो मेरा फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, यानी कि वो चीज आगे डिस्प्लेस नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि फोर्स ऐसी चीज जिससे किसी की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है या लाने की कोशिश की जा सकती है। तो देखिए यहां से इसकी डेफिनेशन क्लियर होती है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। पुश मीन्स धकेलना, पुल मीन्स खींचना, यानी कि एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से लगाए जाने वाला प्रयास, धकेलने या खींचने के तरीके में, which can change or tries to change the state of rest or of uniform motion। तो वही बात यहां से क्लियर होती है जो मैंने आपको भी समझाई। तो देखिए और क्या क्या फोर्स अपने इफेक्ट शो कर सकता है, तो वो बात हम करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात अगर हम करें तो फोर्स, एक तो मैंने आपको बताया किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है, यानी कि वो एक जगह पे था तो उसको डिस्प्लेस करके दूसरे प्लेस पे ले जाया जा सकता है फोर्स से। यानी कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कि कोई चीज रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाया जा सकता है, या मोशन वाली चीज को रेस्ट में लाया जा सकता है या लाने की कोशिश की जा सकती है फोर्स लगाने से। तो नेक्स्ट अगर हम इसका एफर्ट देखें, फोर्स का क्या इफेक्ट शो हो सकता है, तो फोर्स से किसी वस्तु की शेप, साइज में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कोई बैलून है, हमने फोर्स लगाया, पहले वो बड़ा सा गोल बैलून था, अब वो पिचक जाएगा फोर्स लगाने से। या कोई स्प्रिंग है, उस पे मैंने बाहर की तरफ फोर्स लगाया तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो इन दिस वे फोर्स लगाने से क्या हो सकता है, किसी चीज की शेप, साइज में भी चेंज लाया जा सकता है। फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में भी परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी यानी गति को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। कैसे? यानी कि कोई चीज बहुत स्लो चल रही थी, उसको पीछे से पुश करेंगे हम उसी डायरेक्शन में जिस तरफ वो चल रही है, तो उसकी जो गति है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और हम डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स हम लगा रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये हमने यहाँ लिखा भी है। देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो इट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, यानी कि या तो चेंज कर सकता है या ट्राई कर सकता है चेंज करने की। क्या क्या चीज? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट मीन्स वो रेस्ट पे था या मोशन पे था तो उसको चेंज कर सकता है, या उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, शेप, साइज को चेंज कर सकता है, या डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई फुटबॉल उधर से आ रही थी, मैंने इधर से किक किया तो उसकी डायरेक्शन दूसरी हो गई, तो यानी कि फोर्स लगाने से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो ये सब इसके इफेक्ट्स थे फोर्स के। और फोर्स के बारे में जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी हमारे फिजिक्स के फादर जो थे सर इसाक न्यूटन, उन्होंने दी थी। तो इसी वजह से फोर्स की एसआई यूनिट भी न्यूटन ही पड़ी, उनके नाम से ही। न्यूटन जो है फिजिक्स में जो फादर थे, उनके नाम से ही फिजिक्स की वजह से जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या पड़ी? न्यूटन। तो चलिए गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। तो कितने टाइप का होता है फोर्स? वैसे तो कई टाइप से हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मेनली हम दूसरे तरीके से अगर देखें तो फोर्स या तो बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड इन द सेंस यानी कि बराबर, इक्वल। तो बैलेंस कैसे होगा?
इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इफ द नेट फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट या ऑन अ बॉडी इज जीरो, यदि एक ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं और उनका नेट जो रिजल्टेंट फोर्स है, सब की वजह से जो नेट रिजल्ट आएगा फोर्स का, तो वो क्या रहे, जीरो, तो ऐसे फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड में हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो देन इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, देन इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके गाइज, समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए फोर्स के बारे में मैं समझा चुका हूं, तो नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसमें गैलीलियो का भी कंट्रीब्यूशन रहा, तो इसी वजह से इसका फर्स्ट लॉ का नाम, न्यूटन फर्स्ट लॉ का नाम लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो लॉ भी जाना जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। जानते हैं क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा, और वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक वो अपनी पोजीशन या स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए इसकी डेफिनेशन, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई वस्तु है, जो कोई बॉडी है, वो कंटिन्यू रहेगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, अनटिल, यानी कि जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। यानी कि कोई चीज चल पड़ी तो वो चलती रहेगी जब तक उस पे फोर्स ना लगे। अब आप कह सकते हैं कि सर हमने फुटबॉल पे किक किया, वो थोड़ी आगे जाके रुक जाती है। बच्चे उस पे एक फोर्स लगता है ऑटोमेटिकली फोर्स, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स हम कह सकते हैं उसको, क्योंकि ग्राउंड के सरफेस से जब वो बॉल टच होके जाती है तो ग्राउंड उसको अपोज करता है, उसके मोशन को अपोज करता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इस वजह से वो रुक जाती है। लेकिन यदि कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वो जैसी स्थिति में है वैसी ही में रहेगी। चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से वो कंटिन्यू चलती रहेगी, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई चीज उस पे फोर्स ना लगे। क्लियर है? आप एक बुक अपनी क्लासरूम में छोड़ सकते हैं, और वो जब तक कोई उसको ना टच करे, ना फोर्स लगाए, जब तक वो वहीं पे रहेगी, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। अब कोई बच्चा कह सकता है सर फैन बहुत तेज चला देंगे, बुक हिल जाएगी, गिर जाएगी। तो वो फैन चलाने से जो विंड ने उस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, वो भी उस फोर्स के कारण ऐसा हुआ, अदरवाइज वो चीज अपनी स्टेट में ही कंटिन्यू रहती। गाइज, उम्मीद करता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको समझ आ गया होगा। इसका दूसरा नाम भी क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो अब बात कर लेते हैं हम, इनर्शिया क्या चीज है। इनर्शिया वो अयोग्यता, किसी वस्तु की वो अयोग्यता जिसके कारण वो चाह के भी अपनी स्थिति को अपने आप से नहीं बदल सकता, तो उसको हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे इनर्शिया हर किसी वस्तु पे लगेगा, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, एक ऐसी अयोग्यता जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को चाह के भी नहीं बदल सकती, जैसे वो है वैसा ही रहने चाहेंगे, तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं। देखिए एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। इनर्शिया मींस इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु की वो अयोग्यता, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसकी स्थिति अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी बाय इटसेल्फ, यानी कि ये वो इनएबिलिटी है किसी वस्तु की कि वो चेंज नहीं कर सकती अपनी स्टेट को। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में। तो ये जो है इनर्शिया कहलाता है। और आप इसको लिंक करा सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है कि कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ था, और यही इनर्शिया है, यानी कि वो अयोग्यता जिसके कारण कोई चीज अपनी स्थिति को नहीं छोड़ सकती। क्लियर है गाइज?
तो अब बात कर लेते हैं, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास के। यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, या एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते हैं कि अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा उस पे, और मास कम है तो इनर्शिया भी कम। आपसे पूछा जा सकता है, एक रबड़ बॉल है और एक लेदर बॉल है, किसका जो है मास ज्यादा है? आप जानते हो मास तो लेदर बॉल का ज्यादा रहेगा, तो उस पे इनर्शिया ज्यादा लगेगा। इनर्शिया इन द सेंस, यदि वो बॉल चल पड़ी तो चलती ही रहेगी ज्यादा देर तक, जब तक उस पे कोई फोर्स ना लगे, और रबड़ बॉल जो है जल्दी रुक जाएगी। इन द सेम वे, एक छोटा स्टोन है, एक बड़ा स्टोन है, तो किस पे इनर्शिया ज्यादा लगेगा? बड़े वाले स्टोन पे। जिसका मास ज्यादा, इनर्शिया उस पे ज्यादा, और जिसका मास कम, इनर्शिया उस पे कम लगेगा। ओके गाइज, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां नोट आप कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया को मत भूलिए आप। इनर्शिया का मतलब वो अयोग्यता जिसके कारण कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर सकती। अयोग्यता है, वो अयोग्य है कि अपनी स्थिति को वो चेंज नहीं कर सकती अपने आप से। ये मार्कर मैंने यहां रख दिया, तो ये अपने आप से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे। ओके, तो इनर्शिया का मतलब आपको समझ आ गया। इनर्शिया 3 टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, ये वो इनर्शिया है जो किसी वस्तु पे कब लगेगा, जब वो रेस्ट में है। तो वो रेस्ट वाली चीज मोशन में अपने आप से नहीं आ सकती, तो ये कहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। क्लियर है? आप लिख सकते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए कैसे, कहां पे ये काम आता है, यानी कि कहां हम इसको देखते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहां लगेगा। हम बस में खड़े हैं और बस एकदम से यदि एक्सेलरेट होती है, आगे बढ़ती है, तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे पैर तो बस के साथ अटैच हैं, हमारे पैर तो बस के साथ अटैच हैं। तो उस समय क्या हुआ, बस मोशन में आ गई तो हमारे पैर भी बस के साथ मोशन में आएंगे, आगे जाएंगे। लेकिन जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है, जो रिलैक्स बॉडी पार्ट है, वो अपनी पोजीशन को चाह के भी नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि उस पर इनर्शिया लग रहा है। तो वो क्या चाहेगा, नहीं हम पीछे रेस्ट में थे, हम वहीं रहेंगे। जैसे ये हम हैं और बस है, तो देखिए ये तो आगे बढ़ा तो ऊपर वाला सरफेस पीछे रह गया, देख सकते हो आप ऐसे, ये उधर जाएगा, तो यानी कि जो हमारे पैर हैं वो तो बस के साथ आगे चले गए, तो ऊपर वाला जो रिलैक्स बॉडी पार्ट है वो पीछे की तरफ इसलिए गिरता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ओके, इन द सेम वे अगर हम पेड़ को नीचे से जोर जोर से हिला देते हैं, शेक करते हैं उसको फास्टली, तो ऊपर से फ्रूट्स और उसके जो लीफ हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हुआ, क्योंकि उन फ्रूट्स पे और लीव्स पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगा। क्यों? वो पहले रेस्ट में थे, हमने उसको वाइग्रेसली शेक किया, बहुत तेजी से उसको मूव कराया, तो ऊपर जो उनके अटैच्ड पार्ट है उन पे इनर्शिया लगा, जिसकी वजह से वो क्या चाहेंगे, वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, लेकिन पेड़ को हमने नीचे से मोशन में लाया, उसको शेक किया है, तो इस वजह से उन पे फोर्स लग के वो डीअटैच हो जाते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जब कभी भी हम कारपेट को हम एक स्टिक से मारते हैं तो उसमें से डस्ट बाहर निकलता है, तो वो किस वजह से ऐसा हुआ,
क्योंकि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। व्हाइल द डस्ट कम्स आउट फ्रॉम अ कारपेट व्हाइल इट इज बीटन विद स्टिक। ओके, तो उसमें से डस्ट बाहर आता है, ऐसा क्यों? देखिए, डस्ट भी और कारपेट भी पहले रेस्ट में थे, लेकिन जब हमने उसको स्टिक से मारा तो कारपेट तो मोशन में आ गई फोर्स लगने से, तो कारपेट तो मूव करेगी, लेकिन डस्ट पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा। वो क्या चाहेगा कि जहां पे वो था वहीं पे रहे। तो कारपेट तो आगे चली जाएगी, लेकिन डस्ट तो वहीं पे रहना चाहेगा, तो वो उससे बाहर निकल जाता है और वो फिर उड़ता है। ओके, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल रह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, आप ध्यान रखिए इसको। और भी कोई एग्जांपल आपके माइंड में आता है तो आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मीन्स आप लिख सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। यानी कि ये वो अयोग्यता किसी वस्तु की जिसमें वो अपने आप से अपनी मोशन की स्थिति को चाह के भी नहीं बदल सकता, मीन्स वो चाह के भी रेस्ट पे नहीं आ सकता। जैसे हम चलती बस से एकदम उतरते हैं तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, ऐसा क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि बस चल रही थी, हमारी बॉडी पे भी इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा था, तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी, हम भी आगे की तरफ चलें। लेकिन जैसे ही हम जमीन पे पैर रखते हैं, नीचे उतरते हैं, तो उस समय पे हमारे पे एकदम से इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, लेकिन हमारे पैर तो जमीन से रेस्ट में आएंगे, तो हमारी अपर जो बॉडी पार्ट है वो आगे की तरफ जाके गिरती है, क्योंकि इनर्शिया लग रहा है। वो क्या चाहेगी कि चल आगे की तरफ चल, समझ रहे हो? तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऐसा हुआ। इन द सेम वे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अगर मान लो बस चल रही है और हम बस के अंदर ही खड़े हैं, बस वाला एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, वो भी सेम इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमारी जो बॉडी पार्ट बस के साथ अटैच है, मीन्स हमारे पैर जो बस से मिले हुए हैं, तो वो क्या होगा, बस एकदम से ब्रेक लगाएगी, बस पे एकदम अगर ब्रेक लगे हैं तो बस तो रेस्ट में आ गई, हमारे पैर भी बस के साथ अटैच थे, वो रेस्ट में आ गए, लेकिन जो अपर रिलैक्स बॉडी पार्ट है उस पे इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा और वो क्या चाहेगा कि नहीं, वो कंटिन्यू करे अपनी स्टेट को, मोशन में था तो मोशन में ही रहे, तो इस वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके गाइस, नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है जान लेते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। यानी कि अगर कोई गाड़ी एकदम से शार्प टर्न लेती है और हम उस गाड़ी में बैठे हैं तो हम दूसरी तरफ गिरते हैं एकदम से, अगर गाड़ी वाला टर्न इधर ले रहा है तो हम इधर गिरते हैं, तो ऐसा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why you are advised to tie your luggage while it is carrying on the roof of bus। यानी कि जब बस की छत पे कोई लगेज को ले जाना है तो उसको बांध के ले जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब बस कभी भी शार्प टर्न लेगी तो वो साइड में गिर सकता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, या इनमें से कोई भी इनर्शिया उस पे लगेगा तो वो गिर जाएगा सामान, इस वजह से उसको बांधने की सलाह दी जाती है। ओके गाइज, आई थिंक इनर्शिया आपको समझ आ गया होगा। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास के, जिसका मास ज्यादा उस पे इनर्शिया ज्यादा लगेगा, जिसका मास कम इनर्शिया कम लगेगा। इनर्शिया का मतलब है कि वो अयोग्यता, वो चाह के भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकती। कोई वस्तु अयोग्य है कि वो अपनी जैसी स्थिति में है वैसी में ही कंटिन्यू करेगी, वो परिवर्तन अपने आप से नहीं ला सकती। तो ये मतलब है इनर्शिया का। ओके गाइज, ये हेल्पफुल भी हो सकता है कई केसेस में और कई केसेस में इसकी डिसएडवांटेज भी रहती है। जैसे कि कहाँ काम आता है, इसमें जैसे मान लो एकदम से हम फास्टली राइड कर रहे थे अपनी बाइक को और आगे अगर कुछ आ जाता है, हमारी बाइक गिर जाती है, तो हम भी जो है उसमें स्किड करते हैं, आगे घिसटते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से चोट ज्यादा लगती है हमें। अगर वहीं गिर जाए तो चोट इतनी नहीं लगेगी, लेकिन घिसटने से चोट ज्यादा आती है, तो वो इनर्शिया के कारण हम घिसटे, क्योंकि हमारी बॉडी और बाइक क्या चाहेगी, पहले मोशन में थे तो अभी भी मोशन में ही कंटिन्यू रहें, वो रेस्ट में एकदम से नहीं आना चाहेंगे।
ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो गाड़ी में हम बैठे हैं और गाड़ी अगर भिड़ जाती है कहीं पेड़ से या किसी दीवार से, तो आपने देखा होगा ऐसे एक्सीडेंट्स कि अगर गाड़ी भिड़ी तो उस समय ड्राइवर या कंडक्टर सीट पे जो बैठा है वो शीशे में से भी बाहर आ जाता है, शीशा टूट के भी बाहर चला जाता है, तो चोट ज्यादा आती है। तो उसमें भी ऐसा इसी वजह से हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऐसा वहां देखने को मिला। तो दोनों ही केसेस में ये इसकी डिसएडवांटेज हमने गिनी है इनर्शिया की, लेकिन ये फायदा भी कर सकता है। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं और अगर पैरों में अगर पेन स्टार्ट हो जाता है तो कुछ समय हम पैडल ना भी कंटिन्यू करें, पैडल ना लगाएं, तो भी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसमें किस वजह से ऐसा हुआ, वो इनर्शिया की वजह से ऐसा हुआ। इसका मतलब आप समझिए, जैसे कोई भी व्हीकल्स हैं उसको हम एक्सीलरेट करते हैं तो वो कंटिन्यू चलता है, लेकिन एक्सीलरेट से हम पैर हटा दें एक्सीलरेटर से तो उसके बाद भी वो काफी दूरी तय कर सकता है और उसमें उसकी एनर्जी भी नहीं लगेगी। वो इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, यानी कि फ्यूल कंजप्शन कम होता है, क्योंकि जो इंजन है उसका ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। ओके गाइज, आई थिंक इनर्शिया आपको क्लियर आ गया होगा समझ। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय P. It is denoted by capital P and we can define it as the product of mass of a body with its velocity. आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम की। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इट्स वेलोसिटी, यानी कि प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, किनकी? मास की और वेलोसिटी की, मास एंड वेलोसिटी। तो वहीं से इसका फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं, P इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट है, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है किसका? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, दैट इज मोमेंटम। तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट भी इसकी क्या रहेगी? देखिए, मास की क्या होती है? किलोग्राम, आगे क्या? वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूले से ही यूनिट बनी इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है गाइज? ओके, तो नेक्स्ट ये फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है हमारा और सेकेंड लॉ पे हम एंटर करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको हम रियल लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल लॉ, या लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसको कहा जा सकता है। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ? देखिए, ये सेकेंड लॉ का ये फॉर्मूला जो है इसको आप समझ लीजिए, यही है सेकेंड लॉ। P मैंने क्या बताया? P का मतलब है मोमेंटम और d/dt का मतलब है चेंज आना, किसके रिस्पेक्ट में? T मींस टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आना, किसमें? मोमेंटम में। P मींस मोमेंटम, D का मतलब होता है चेंज आना और डिवाइडेड बाय dt, dt मींस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आना। किसमें चेंज आना? P में, मींस मोमेंटम में। तो ये टर्म क्या पढ़ी जाएगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? यानी कि समय के अनुसार। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मींस डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied on it. Definition आप लिख सकते हैं, the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied. यहीं से rate of change of momentum is directly proportional to force applied on it. That is Newton's second law. और न्यूटन सेकेंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी से तो फर्स्ट लॉ बन के आया और इसी से थर्ड लॉ बन के आया और इसी से फोर्स का फॉर्मूला बन के आया, जो कि हम अभी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए कैसे बन के आया इसी से फोर्स का फॉर्मूला, इसको मिटा देता हूं। देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू dp/dt। ऐसा है न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए F इज इक्वल टू d/dt तो था ही,
इसका मतलब, और ये P क्या था, मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, P को क्या लिखा जा सकता है, mv। तो mv, बोलो कोई डाउट। d बाई डी टी एज इट इज, P की जगह mv रख दिया। d का मतलब मैंने समझाया था, d का मतलब होता है चेंज आना। तो देखिए क्या मास में चेंज आता है, हमने पढ़ रखा है मास ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मास बदल नहीं सकता। तो मास को आगे लिखेंगे हम, तो F इज इक्वल्स टू, मास को तो आगे लिख लिया, डी वी बाई डी टी बच गया। कोई डाउट, डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी का मतलब, डी टी का मतलब तो टाइम के रिस्पेक्ट में, डी का मतलब चेंज आना किसमें, v मींस वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या बताया था हमने फर्स्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा था मोशन वाले में कि वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। क्या था, एक्सीलरेशन। फिर से समझ लो, d का मतलब चेंज आना, किस में चेंज आना, v में, यानी वेलोसिटी में चेंज आना, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आता है वो एक्सीलरेशन कहलाता है। तो फोर्स यहां पे क्या बना, ma, फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, ma, F इज इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इट्स एक्सीलरेशन। तो इसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। मैंने बताया फोर्स की यूनिट न्यूटन, इज इक्वल्स टू मास की यूनिट केजी और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि 1 न्यूटन को एक्सप्लेन करना है तो ये भी 1 मानेंगे हम। तो देखिए, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। फोर्स 1 न्यूटन कब कहलाएगा, व्हेन 1 kg मास इज डिस्प्लेस्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया है 1 न्यूटन का, वो कब कहलाएगा 1 न्यूटन, जब हमने किसी एक केजी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कराया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, देन फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। ओके गाइस, दैट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। याद रखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये न्यूटन सेकंड लॉ से बन के आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रियल लॉ। और इसी में थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ भी छिपे हुए हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा फोर्स का मतलब होता है ma, अभी डिराइव किया हमने फॉर्मूला, और F इज इक्वल्स टू m, तो एज इट इज। एक्सीलरेशन को मैंने क्या कहा था पिछले चैप्टर में, v माइनस यू बाई टी कहा था, v माइनस यू बाई टी। ओके गाइस, तो यहां से देखिए ये F इंटू टी बनेगा, ये t यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू m और इंटू v माइनस u। कोई डाउट? ओके गाइस, यदि यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ f इज इक्वल्स टू 0, यदि f 0 है, 0 इंटू कुछ भी करेंगे, इधर आ गया 0, और इधर क्या बचा, mv माइनस mu, ये m दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके गाइस, तो इस mu को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू से तो प्लस का बनेगा, तो mu इज इक्वल्स टू mv। मास तो दोनों ऑब्जेक्ट का वही था, सेम था, तो ये मास से मास हट जाएगा, यानी कि u इज इक्वल्स टू v, u इज इक्वल्स टू v या v इज इक्वल्स टू u। यहां से ये फर्स्ट लॉ बन गया। कैसे बना समझ लीजिए। देखो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि यदि कोई चीज चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यानी कि u इज इक्वल्स टू v, जितनी पहले उसकी गति थी उतनी ही बाद में है, तो यूनिफॉर्म मोशन रहा। कब? जब f नहीं लगा। अगर f 0 है तो वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। यदि इनिशियली, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, v मींस फाइनल वेलोसिटी, तो इनिशियल वो रेस्ट पे थी, u 0 था तो v भी 0 रहेगा। अगर u की वैल्यू 50 थी तो v भी 50 रहेगा। समझ गए? दैट इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ भी तो यही था, चल रहा है तो चलता रहेगा और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कोई फोर्स ना लगे। ओके गाइस, तो यहां से ही फर्स्ट लॉ बनता था। क्लियर? तो नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए यहां तक तो मैं मिटा देता हूं। फोर्स है ma,
तो F इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया m एज इट इज, और A को लिख सकता हूं V माइनस यू बाई टी। यानी कि फोर्स और T में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये जो T है वो डिवाइड में है, नीचे की तरफ है। तो सीधी सी बात है, यदि T ज्यादा रहेगा, T की वैल्यू बड़ी है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, छोटी होगी। यदि T की वैल्यू छोटी है तो फोर्स की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहां से बहुत लॉजिकल क्वेश्चन सोल्व हम कर सकते हैं, दैट वी कैन से दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। कैसे? क्वेश्चन बताता हूं। ए क्रिकेट प्लेयर ऑलवेज लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। यानी कि जब कोई बॉल आती है फील्डर के पास तो वो कैच करते समय हाथों को नीचे लाता है। वाई? क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए ऐसा क्यों। देखो, जैसे बॉल नीचे आएगी तो बॉल जब हिट कर रही है उसके हाथों को, तो टाइम क्या लग रहा है उसको ज्यादा, क्योंकि वो हाथों को नीचे करेगा। हाथों को नीचे करेगा तो हिटिंग टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ ज्यादा समय बाद आएगी बॉल उसके हाथों में, जब हिट करेगी तो कुछ समय बढ़ेगा। तो टाइम की वैल्यू बढ़ रही है तो वहां से फोर्स ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, कम। तो प्लेयर के हाथों पे जो है बॉल का फोर्स कम लगा तो इट मींस वो पेन नहीं करेगी फील्डर को, या बहुत कम पेन करेगी। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छी बात यहां से हमें मिल गई है। और क्वेश्चन देखते हैं। आप गलियों में देखते हैं जो चाइना वेयर्स, यानी कि जो कप वगैरह होते हैं, कांच के बर्तन, कोई भी चीज, या भगवान की कोई ये तस्वीर वगैरह मूर्तियां लेके आते हैं, तो उनको रैप कर देते हैं वो थर्माकोल शीट्स में, या फिर उनके बीच में घास फूस या फिर अखबारों को रैप करके लगा देते हैं उनके बीच में। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि जब वो आपस में भिड़ेंगे, कांच के हैं तो टूट सकते हैं, कांच की चीजें हैं तो टूट सकती हैं। अगर उनके बीच में थर्माकोल है या घास फूस कुछ डाला हुआ है या अखबार रैप करके डाला हुआ है, तो जब वो भिड़ेंगे तो पहले वो चीज दबेगी, यानी कि उनका भिड़ने का समय जो है वो बढ़ रहा है। पहले वो उसको दबाएगा, बाद में वो आपस में भिड़ेंगे, तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, तो वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा पाएंगे इतना ज्यादा कि वो टूट जाए, तो वो सेफ रहेंगे। क्लियर है गाइस? ऐसा ही क्वेश्चन और बता देता हूं। हमारे व्हीकल्स में, बाइक्स में, सभी चीजों में सोकर्स दिए गए होते हैं। आप आजकल तो साइकिल्स में भी सोकर्स आने लग गए हैं। तो उनका क्या मतलब है? देखिए, कोई ब्रेकर वगैरह या कहीं से जब हमारी गाड़ी है या बाइक है वो जब जंप करती है, तो वो जब उस पे टच हो, अगर सोकर नहीं होते तो वो डायरेक्ट हिट होती उससे और हमारे को फोर्स ज्यादा लगता, क्योंकि डायरेक्टली हिट हुई तो बहुत कम समय था। लेकिन अब क्या होगा, सोकर्स क्या करेंगे, पहले तो खुद कंप्रेस होंगे, पहले तो वो दबेंगे, तो जब वो कंप्रेस हो जाएंगे उसके बाद वो फोर्स हमारे को ट्रांसफर होगा। तो वो टाइम क्या बढ़ रहा है, हीटिंग टाइम बढ़ रहा है। सोकर्स ने क्या किया, पहले खुद कंप्रेस हुए, उसके बाद वो फोर्स ट्रांसफर करेंगे, तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा, हमारे को वो फोर्स ज्यादा नहीं लग पाएगा। वी कैन फील कंफर्ट, हमें वो आरामदायक रहेगा, कोई भी ब्रेकर जंप कराना या कोई ऐसी चीज। तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज